छात्रों, मैं आर.एस. विजय आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 के अंतर्गत जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट का वो दूसरा पॉइंट 5.2 विद्युत स्थैतिक ऊर्जा तथा विद्युत बल के बीच संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन U एंड F। U जो है वो अदिश राशि है और F जो है वो एक सदिश राशि है। तो यानी कुल मिला के कहने का मतलब, ये जो संबंध पढ़ रहे हैं इसमें एक स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है और दूसरा सदिश राशि है। हालांकि अभी तो जो संबंध यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा और विद्युत बल में पढ़ेंगे, परंतु ये संबंध सभी संरक्षी बल और सभी स्थितिज ऊर्जा में मान्य होंगे। जैसे मान लीजिए कि हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा होगा। तो जब गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा होगी और वहाँ पर बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल, तो वहाँ भी अगर आप ये संबंध, ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो लग जाएगा। यानी किसी भी संरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा के बीच संबंध हम बताने जा रहे हैं, परंतु हमारी मजबूरी ये है कि हम यहाँ पर विद्युत चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो विद्युत चैप्टर में यहाँ जो हम बात करेंगे वो हेडिंग में विद्युत बल और विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। लेकिन ये फार्मूला हर जगह वैलिड होगा। जहाँ संरक्षी बल होना चाहिए, स्थितिज ऊर्जा होना चाहिए, और स्थितिज ऊर्जा जो है वो हमेशा संरक्षी बल से ही संबंध रखता है। ये बात मैं आपको पहले बता दिया हूँ। पहले के लेक्चर्स में ये बात बताए गए हैं कि हम किस तरह से स्थितिज ऊर्जा किसी भी वस्तु में डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो वो आप पीछे देख लेंगे, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा हमेशा से संरक्षी बल से ही संबंधित रहता है। तो विद्युत बल भी एक संरक्षी बल है, तो इससे जो संबंधित स्थितिज ऊर्जा होगी, उन दोनों के बीच, बल और स्थितिज ऊर्जा के बीच संबंध क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ये हम देखेंगे। तो दो तरह के संबंध होते हैं। एक संबंध होता है इंटीग्रेशन का और दूसरा संबंध होता है डिफरेंशिएशन का। तो अभी जो हम बात करेंगे वो हम इंटीग्रेशन रिलेशन की बात, इंटीग्रल रिलेशन की बात करें, यानी कि समाकलित संबंध। तो हालांकि ये जो फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा ये पहले आपको बता दिया है हमने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस समय जहाँ पर ये फार्मूला हमने बताया था वहाँ पर काम कुछ और हम कर रहे थे और बीच में ये फार्मूला आया था। ठीक है, जैसे हम जब फार्मूला का प्रूफ कर रहे थे, बिंदु आवेशों की स्थितिज ऊर्जा, बिंदु आवेशों का विद्युत विभव, तो वहाँ पर ये फार्मूला बताया गया था, लेकिन वो थोड़ा सा बीच में आया था फार्मूला के प्रूफ में। परंतु यहाँ जो हम बात करेंगे इसमें विशेष तौर पर, खास तौर पर हम इसी फार्मूला की बात करेंगे, यानी कि मेनली हम फोकस करेंगे इसी संबंध पे। पहले और सारे फार्मूला के बीच में ये आता था तो आप उतना ध्यान उस पर नहीं देते होंगे, परंतु आज आपको इसी पर ज़्यादा गौर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं समाकलित संबंध। हमने ऐसा माना कि कोई स्रोत बिंदु आवेश Q है, जिसकी उपस्थिति में परीक्षण आवेश स्मॉल q को dr विस्थापन द्वारा या बहुत छोटे विस्थापन dr द्वारा विस्थापित कराया जाता है।
ठीक है, बहुत छोटे विस्थापन dr द्वारा विस्थापित कराया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर आवेश है और आप इस आवेश की उपस्थिति में किसी दूसरे आवेश को, ठीक है, विस्थापित करा रहे हैं, तो ये बात पक्का है। मान लीजिए कि हम विस्थापित करा रहे हैं और हम एक छोटा विस्थापन लेते हैं dr। तो देखिए ये आवेश यहाँ रखा है और इस आवेश को हम विस्थापित करा रहे हैं। ये बात से आप पहले वाकिफ है, पहले आप ये बात जानते हैं, बहुत बार ये बताया गया है। तो ये है आपका स्रोत आवेश और इसकी उपस्थिति में हम परीक्षण आवेश को विस्थापित करा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये आवेश यहाँ रखा हुआ है तो इस पर बल जरूर लगा रहा होगा, क्योंकि ये कोई निश्चित दूरी पर रखा हुआ है। तो अगर दूरी निश्चित हो, कोई एक आवेश को अगर आप यहाँ पर रख दें और बगल में कोई दूसरा आवेश रख दें, तो जाहिर सी बात है ये आवेश इस पर बल लगाएगा और बल लगाएगा, विस्थापन हो रहा है तो कार्य होगा। आपको पता है कि संरक्षी बल द्वारा कार्य से ही हम स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। तो आइए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि विस्थापन कराने में विद्युत बल के द्वारा कितना कार्य होगा। विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य W विद्युत इक्वल टू F डॉट dr। ठीक है, बल अगर F है और विस्थापन dr है तो कार्य हो जाएगा बल गुने विस्थापन। अब हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, क्योंकि आपको संबंध किसके किसके बीच निकालना। ये संबंध आ गया कार्य और बल में, लेकिन आपको कार्य से स्थितिज ऊर्जा पे जाना होगा, क्योंकि आपको संबंध निकालना है बल और स्थितिज ऊर्जा में। तो बल तो आ गया, अब हमें स्थितिज ऊर्जा ले आना है। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की अगर बात करें तो du इक्वल टू माइनस डब्ल्यू विद्युत होता है। जानते हैं आप, विद्युत बल के द्वारा किया गया ऋणात्मक कार्य, और W विद्युत का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। तो du इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ डॉट dr। और ये छोटा सा स्थितिज ऊर्जा आया है, तो पूरा स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि W विद्युत का मान रखकर इंटीग्रेशन लेने पर ठीक है, तो ये हो गया संबंध स्थितिज ऊर्जा और बल में। तो ये ना सिर्फ विद्युत स्थितिज ऊर्जा और विद्युत बल में संबंध हुआ, बल्कि ऐसे कितने भी संरक्षी बल हों और वहाँ स्थितिज ऊर्जा पैदा हो, और हर संरक्षी बल में स्थितिज ऊर्जा पैदा होगा अगर ऋणात्मक कार्य हो रहा है तब। ये बात आपको पहले बताया गया। तो हर संरक्षी बल और हर स्थितिज ऊर्जा में संरक्षी बल और उसके संगत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि उसी बल द्वारा उत्पन्न किया गया स्थितिज ऊर्जा में यह संबंध है इंटीग्रेशन वाला। फिर हम लोग संबंध देखेंगे डिफरेंशिएशन वाला। ठीक है, जानकारी के लिए आपको बता दें कि जैसे आप विद्युत स्थितिज ऊर्जा और विद्युत बल में संबंध पढ़ रहे हैं, वैसे ही विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध पढ़िएगा। और जो टॉपिक यहाँ पर दिया रहता है किताबों में, वो ज़्यादातर यही टॉपिक ज़्यादा दिया रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बेसिकली मूल रूप से आपको विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध पढ़ना है। परंतु विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप स्थितिज ऊर्जा और बल में संबंध पढ़ लें। तो इसलिए हमने सबसे पहले विद्युत ऊर्जा और बल में संबंध बताया। ठीक है, जस्ट ऐसा ही संबंध विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में बताया जाएगा।
ठीक है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का जब ये फॉर्मूला बताया जाएगा तो सवाल हम वहीं पे करवाएंगे। यानी कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला निकाल के छोड़ दे रहे हैं, और जब वो संबंध बताएंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है। और जो क्वेश्चन वहाँ पर होते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी होते हैं। तो किताबों में ज़्यादा पॉपुलर वो संबंध है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच, इसलिए सवाल वहीं करने में ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर संबंध हमने स्थापित कर दिया। अब इस संबंध का न्यूमेरिकल में आप प्रयोग कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ नोट पॉइंट बताएंगे। इससे पहले आप इसको उतारेंगे, उतार लेंगे, वीडियो रोककर हम मिटा रहे हैं। चलिए, स्पेशल पॉइंट पहला कहता है कि एक फॉर्मूला है हमारा, अभी जो फॉर्मूला आया डी यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर, ठीक है, का इंटीग्रेशन। ठीक है। इसी से एक फॉर्मूला आता है कि डेल्टा यू को डी यू को कभी कभी डेल्टा यू लिख दिया जाता है। यानी कि ये जो डी यू का इंटीग्रेशन आएगा पूरा, इसे हम डेल्टा यू लिख देंगे। डेल्टा यू का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कब हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना कि डी यू के जगह डेल्टा यू और ये डी आर के जगह डेल्टा आर का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आता है कि कब हम इंटीग्रेशन का यूज करके सवाल बनाएंगे और कब हम यहाँ पर डेल्टा यू बराबर माइनस एफ डॉट डेल्टा आर का यूज करके सवाल बनाएंगे। ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा है कि ये जो फोर्स यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये फोर्स का नेचर के आधार पर हम ये काम कर सकते हैं कि इसका प्रयोग करें कि इसका प्रयोग करें। मान लो ये फोर्स वेरिएबल न होके कांस्टेंट हो जाए। ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन से ये बाहर हो जाएगा। ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा बात पे, इंटीग्रेशन से ये जब ही बाहर होगा, फोर्स अगर कांस्टेंट है, ठीक है, फोर्स बराबर कांस्टेंट। ठीक। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, डी यू का इंटीग्रेशन बराबर माइनस एफ बाहर डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, और डी आर है छोटा डिस्प्लेसमेंट, और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे R1 से R2 तक और इसका इंटीग्रेशन U1 से U2 तक, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा U2 माइनस U1, डी यू का इंटीग्रेशन U, और यहाँ सिर्फ डी आर है तो इंटीग्रेशन R के जगह रखेंगे हम पहले R2, यानी कि माइनस एफ डॉट R2 माइनस R1। क्या हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेल्टा U इक्वल टू माइनस एफ डॉट डेल्टा आर। ठीक है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये फॉर्मूला कुछ ज़्यादा आसान है इसकी तुलना में। ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और इसमें डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर विस्थापन है। देखिए बढ़िया से, R2 माइनस R1 अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति किसे कहते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कि शुरुआत और अंतिम के बीच की दूरी। तो ये एक तरह का विस्थापन हो गया। तो बल गुने विस्थापन, यानी कि डेल्टा आर जो है वो विस्थापन है और डेल्टा यू जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। तो अगर फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट होगा तो हम इसका यूज कर सकते हैं। हालांकि इंटीग्रेशन का भी यूज करेंगे तो बनेगा, परंतु फिर इतना हमें करना पड़ेगा। ठीक है।
तो ऐसा क्यों ना करें कि जब फोर्स कांस्टेंट हो तो हम इसका यूज ना करें, क्योंकि इंटीग्रेशन एक थोड़ा लंबा प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो आप कहिएगा कि सर इसका यूज करेंगे कब? तो जब फोर्स वेरिएबल हो जाएगा बाबू। जब फोर्स वेरिएबल हो जाएगा तो आप इसको यहाँ से हटा नहीं सकते हैं बाहर, और जब आप इसको यहाँ से हटा नहीं सकते हैं तो मजबूरी है ना, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मजबूरी में फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी कि हम यहाँ से अगर बात करें तो न्यूमेरिकल के लिए एक बात आपको बता दें कि अगर फोर्स कांस्टेंट होगा, ठीक है, फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तब आप इसका प्रयोग करें। ठीक है, इसे तोड़ेंगे तो ये डेल्टा यू बराबर माइनस एफ डेल्टा आर कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, एफ डेल्टा आर कॉस थीटा आ जाएगा। ये जब कांस्टेंट होगा तब हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा डेल्टा आर क्या है? तो डेल्टा आर है विस्थापन। ठीक है, और एफ क्या है ये तो समझ रहे हैं आप, एफ है बल, और थीटा क्या है? तो एफ और डेल्टा आर के बीच का कोण। थीटा जो है वो एफ कॉमा डेल्टा आर के बीच कोण। ठीक है, तो अगर फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा तो हम इसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, इतना लिखेंगे, इसे हम मिटाने जा रहे हैं आप। चलिए, कभी कभी क्या होता है कि फोर्स कांस्टेंट रहेगा, हम उसी में बात कर रहे हैं जो अभी हम फॉर्मूला बताए उसी में 3D रहेगा फोर्स का वैल्यू। ठीक है, 3D के लिए 3D मतलब फोर्स बराबर ऐसे रहेगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, और कहेगा कि हम विस्थापन करा रहे हैं ए से बी। ठीक है, और ए का कोऑर्डिनेट आपको दे देगा x1 y1 z1, और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2, और ए से बी हम जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ए से बी, और जो फोर्स है वो 3D में दिया हुआ है ऐसे आई कैप जे कैप के कैप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फोर्स का एक्स में जो कंपोनेंट है, घटक है, वो एफ एक्स है, और वाई में एफ वाई है, और जेड में एफ जेड है। ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और हम विस्थापन करा रहे हैं कहाँ से कहाँ? ए से बी विस्थापन हो रहा है। तो हमें डेल्टा यू निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? तो डेल्टा यू बराबर हमें चाहिए एफ डॉट डेल्टा आर। ठीक है, तो एफ तो आपको पता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसीलिए तो हम बिना इंटीग्रेशन के सोच रहे हैं। अगर ये वेरिएबल हो जाए तो फिर इंटीग्रेशन लगेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं डेल्टा यू की, तो उसके लिए डेल्टा आर निकालना होगा। डेल्टा आर होता है R2 माइनस R1, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जिसको हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा ये बात आप जानते होंगे, यानी कि B माइनस ए। फाइनल कौन है? फाइनल है ए से बी में, फाइनल ये हो जाएगा और इनिशियल ये हो जाएगा, तो B माइनस ए घटाएंगे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, अब डेल्टा यू बराबर लगा दीजिए आप माइनस एफ डॉट डेल्टा आर। तो डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है?
आई वाला का आई के साथ, जे वाला का जे के साथ, के वाला का के साथ। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो हालात कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स इंटू x2 माइनस x1 आई डॉट आई वन, और जे का जे से करते हैं, प्लस एफ वाई वाई टू माइनस वाई वन, प्लस उम्मीद है आपको डॉट प्रोडक्ट आता होगा, बहुत आसान चीज़ है ये, z2 माइनस z1। ठीक है, आपको हिंट दे दें, ए का वैल्यू अगर a1 आई कैप, a2 जे कैप प्लस a3 के कैप है, और बी का वैल्यू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप है, और आपको हम कहें कि आप a डॉट बी करिए, तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 यही होता है। ठीक है, तो यानी कि आई वाला का आई के साथ, जे वाला का जे के साथ, और के वाला का के साथ, ऐसे ही हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो ऐसा ही कंडीशन यहाँ भी है। तो अगर 3 डायमेंशनल आ जाएगा तो आप इस तरह से सवाल बना लेंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि फोर्स वेरिएबल हो जाए। ठीक है, इसे हम मिटा रहे हैं। अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे। कांस्टेंट भी तो इंटीग्रेशन से ही आया, लेकिन उसे हम बाहर निकाल लिए फोर्स को, कांस्टेंट होने के कारण। चलिए दूसरा स्पेशल पॉइंट में, अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए, मतलब फोर्स बदलने लगे। आप कहिएगा सर वेरिएबल कैसा होगा, जैसे F बराबर हो गया kx², या F बराबर हो गया k q1 q2 बटा r²। तो देखिए r बदलेगा तो जाहिर सी बात है फोर्स बदलेगा, है ना। तो अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए तब हम इसका यूज करेंगे, F डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे u1 से u2 और r1 से r2। इसका यूज करके हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल भी चुके हैं, याद होगा आपको। एक क्यू आवेश यहाँ रख के इसको r1 से r2 ले जाने में डेल्टा u निकाले थे। ठीक है, तो ऐसा काम आप कर चुके हैं, ऐसा बात नहीं है कि नया कर रहे हैं, परंतु हम ज़्यादा जो यहाँ पर फोकस कर रहे हैं वो किस बात पे कर रहे हैं, यहाँ संबंध पे फोकस कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये कहीं भी अगर आपको दिया रहेगा बल और उससे ये ऊर्जा निकालना है या फिर ऊर्जा से बल निकालना है ना, तो ये फॉर्मूला का आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए 3 डायमेंशनल अगर यहाँ आ जाए तो क्या करेंगे। मान लीजिए कि 3 डायमेंशनल बल हो जाए, बल ऐसा हो जाए एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और ये हो जाए वेरिएबल। ठीक है, तब क्या करेंगे, तब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर जो ही इसको यहाँ पर रखिएगा तो सबसे पहले डी आर देखना है आपको, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट किसका करना है, एफ और डी आर का। ठीक है, तो डी आर कैसे निकलेगा, तो देखिए एक बात बताते हैं। डेल्टा आर बराबर क्या हुआ था, डेल्टा एक्स आई कैप, अरे x2 माइनस x1 क्या हुआ, डेल्टा एक्स ही ना हुआ, प्लस y2 माइनस y1 को बोल दें डेल्टा y जे कैप, डेल्टा जेड के कैप। ठीक है, अब जैसे यहाँ डेल्टा आर था वैसे यहाँ डी आर है, तो उस हिसाब से यहाँ डेल्टा एक्स की जगह डी एक्स होगा, है ना, प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन के अंदर देखिए डी यू का इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट गुणन। तो डॉट गुणन कैसे होगा, देखिए दोनों को गुना करिए, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन पूरा है और ब्रैकेट में हम ये डॉट प्रोडक्ट करके यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर। ठीक है, एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है,
अब अलग अलग करेंगे तो माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड, ठीक है। u1 से लेके u2 तक, x1 से लेके x2 तक। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट कैसे रखना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब आप विस्थापन a से b करा रहे हैं तो a का कोऑर्डिनेट अभी हम माने थे x1 y1 z1 और b का कोऑर्डिनेट माने थे x2 y2 और z2, ठीक है। तो अगर a से b विस्थापन हो रहा है तो ये जो लिखाएगा स्थितिज ऊर्जा a का लिखाएगा UA, और ये जो स्थितिज ऊर्जा लिखाएगा यहाँ पर वही लिखाएगा UB, ठीक है। और यहाँ पर a का कोऑर्डिनेट होगा x वाला, ठीक है। और यहाँ a का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ x वाला, यहाँ y वाला, यहाँ z वाला, ठीक है। बढ़िया से समझिए, a से b अगर विस्थापन हो रहा है तो यहाँ पर होगा जो u1 ये a की स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी कि नीचे में प्रारंभिक हर जगह, ठीक है। यहाँ dx है, इसका मतलब यहाँ x कोऑर्डिनेट लिखाएगा, du है स्थितिज ऊर्जा, dy y कोऑर्डिनेट, dz z कोऑर्डिनेट। तो x1 से x2, x1 से x2, a से b, b से a होता तो x2 से x1 हो जाता, ठीक है। और ये y1 से y2 और ये z1 से z2, यानी कि इसका अलग इंटीग्रेशन होगा, इसका अलग, इसका अलग, और ऐसे ही ऐड होकर लिखा जाएगा माइनस में जैसे है, ठीक है। अब कहेंगे एक आध सवाल बना दीजिए, तो हमने आपको पहले ही कहा है कि यह सवाल जो है ऐसा ही जस्ट सवाल विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध में कराया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका समाकलित संबंध 3 डायमेंशनल में। हालांकि ये टफ सवाल है, परंतु आपको उतना टफ नहीं आएगा, आपको सवाल वैसा आएगा जो बन जाए, ठीक है। तो इसे आप उतारेंगे। तो आज इतना ही, अगले दिन हम बात करेंगे यहाँ पर बी में, ठीक है। अगला दिन जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे अवकलित संबंध, मतलब डिफरेंशिएशन वाला कैसे होगा। ये तो हमने इंटीग्रेशन का संबंध बताया, तो अगले क्लास में होगा डिफरेंशिएशन का संबंध कैसा होगा। और फिर जो उसके बाद हम पढ़ाएंगे वो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध पढ़ाएंगे। उसको पढ़ाने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें आपको सारा बात बताया जा चुका है, ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।